इन दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको यूपीएससी आईएएस पीसीएस की क्लासेस फ्री में नोट्स के माध्यम से कराई जा रही है। और ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और हमारा पहला जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो ज्योग्राफी लिया है। ज्योग्राफी में हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी 5वीं क्लासेज है। और 5वीं क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा भूकंप यानी अर्थक्वेक। चलो शुरू करते हैं। भूकंप, जब पृथ्वी के अंदर कंपन हो और उसका प्रभाव सतह पर दिखाई दे, इस क्रिया को भूकंप कहते हैं। यानी जब पृथ्वी में कंपन हो और उसका प्रभाव जो है वो सतह पर दिखाई दे तो इस क्रिया को भूकंप कहते हैं। यानी धरती हिले, अगर वो अंदर से हिल रही है तो और उसका प्रभाव ऊपर नहीं है तो हम इसे भूकंप नहीं कहेंगे। अगर उसका प्रभाव ऊपर दिखाई दे रहा है तो हम इसे कहेंगे भूकंप है, अर्थक्वेक है। भूकंप एक गतिज ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। यानी ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा वो होती है जिसमें जिस वस्तु पर लगती है उस पर वो वस्तु गति नहीं करती। लेकिन गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिस भी वस्तु पर लगेगी वह वस्तु जो है गति करने लग जाएगी। तो भूकंप जो है वो एक गतिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा जो है तरंगों के माध्यम से चलती है और जब पृथ्वी के जिस भी सतह पर जाती है या किसी भी चीज़ से टकराती है यह ऊर्जा, वह एक चीज़ जो है हिलने डुलने लगती है, यानी उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। भूकंप स्थल व सागर दोनों भागों में आते हैं। यानी भूकंप जो है ये नहीं कि सिर्फ स्थल पे आते हैं और मीनारों को तोड़ देते हैं, घरों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। भूकंप जो है वो स्थल पे भी आता है और सागरों में भी आता है। लेकिन इस आते तो दोनों जगह हैं, लेकिन अगर स्थल पर आएंगे तो इसे जान माल की हानि होगी, हमें तो कह देगा कि भूकंप आया है। लेकिन अगर ये भूकंप जो उस पर सागरों में आए तो इससे जो है सुनामी उत्पन्न होगी। सुनामी यानी पृथ्वी की सतह पर बल लगाएगा भूकंप नीचे से, तो जो पानी है वो ऊपर की ओर उठेगा और वो गति करता हुआ महाद्वीपों की तरफ, शहरों की तरफ, गाँव की तरफ चलेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ऊपर उठते हुए जल जो हमारे मतलब स्थल की ओर आएगा उसे हम सुनामी कहेंगे। तो भूकंप जो है ये सागरों में भी आता है लेकिन वहाँ पर सुनामी के रूप में दिखाई देता है। और अगर ये भूकंप जो है स्थल पर भी आता है और स्थल पे हम जो है इससे देख रहे थे कि जब धरती जो हिलती है ना तो उसे कहते हैं भूकंप आया है। जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उस क्षेत्र को उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी भूकंप की तरंगें जो है वो जब पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है और जहाँ से तरंगें उत्पन्न होती हैं उससे हम अधिकेंद्र यानी फोकस कहते हैं। भूकंपीय तरंगें जिस क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। यानी भूकंपीय तरंगें जो है पृथ्वी की सतह पर जिस जगह पर पहुंचेगी सबसे पहले उसे हम एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र कहेंगे। यह भूकंप केंद्र से ठीक ऊपर पृथ्वी सतह पर होता है। यानी अधिकेंद्र जो है पृथ्वी जहाँ से भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के नीचे से उत्पन्न हुई है और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ये जो है अधिकेंद्र होगा। यानी पृथ्वी के नीचे यहाँ पर से जो है भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो रही और इसके ऊपर का भाग, जो ऊपर का भाग होगा उससे हम जो है अधिकेंद्र कहेंगे। पृथ्वी के केंद्र भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न हो पृथ्वी के केंद्र में भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न होने का कोई भी निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्मा को लेकर संवहनीय तरंगें चलती रहती हैं जो भूकंपीय तरंगों का जो भूकंप का कारण बनती है। यानी हम ये नहीं कह सकते किसी एक जगह पर जो भूकंप आते हैं, या फिर मैं ये यूँ कहूँ कि महाराष्ट्र में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप नहीं आएगा, या फिर दिल्ली में भूकंप आएगा, तमिलनाडु में भूकंप नहीं आएगा, या भारत में भूकंप आएगा और जो है ईरान में भूकंप नहीं आएगा। भूकंप जो है पृथ्वी पर हर सतह पर पृथ्वी के हर जगह आते रहते हैं, लेकिन कहीं पर इनका प्रभाव ज़्यादा होता है और कहीं पर इनका प्रभाव कम होता है। या फिर यूँ कहें कहीं पर तेज गति के भूकंप आते हैं और कहीं पर जो है कम गति के भूकंप आते हैं। जहाँ पर उसका जो कारण तेज गति का भूकंप आने के कारण वो कम गति का भूकंप आने के कारण जो है अभी हम आगे बताएंगे क्यों तेज और कम गति के भूकंप आते हैं। लेकिन भूकंप जो है पृथ्वी के हर जगह पर आते हैं। कारण इनका संवहनीय तरंग है, जो कि मैं पृथ्वी का भूकंप जो हमारे चैप्टर शुरू हुआ था ज्योग्राफी का उसमें पहले पढ़ा चुका हूँ। और ज्वालामुखी वाले चैप्टर में भी संवहनीय तरंगों के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। तो भूकंप का कारण क्या है, वो संवहनीय तरंगे है। एक समान तीव्रता के भूकंप को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। यानी अगर ये मान ले कि भारत में जो है 8.0 डिग्री का भूकंप आया, 8.0 का भूकंप आया, तीव्रता का भूकंप आया है, और ये जो बर्मा में भी आ रहा है और अपना चीन में भी आ रहा है और रूस में भी और आ रहा है। अगर यहाँ से रूस से लेकर और भारत एक लाइन अगर हम खींचेंगे तो उस रेखा को हम समभूकंप रेखा कहते हैं। यानी जहाँ पर एक ही तीव्रता के भूकंप आते हैं उस अगर उस वहाँ से
और जहाँ तक आते हैं वहाँ से एक रेखा खींची जाए तो उस रेखा को समभूकंप रेखा कहेंगे। और एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। यानी कि जहाँ पर भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुई है, अगर वे तरंगे एक ही जगह तरंगे एक ही समय पर किसी 2 स्थानों पर पहुंची है, 3 स्थानों पर पहुंची है, तो उन तीनों स्थानों को मिलाकर कोई हम रेखा खींचेंगे तो उस रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। इन भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे, एस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंगे, एल तरंगे यानी लव तरंगे। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती है। यानी जहाँ पृथ्वी के अंदर से जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है तो वहाँ से 11,000 किलोमीटर की दूरी तक जो है पी और एस तरंगे गति करेंगे, लेकिन वहाँ पर एल तरंगे गति नहीं करेंगी। इसकी वजह कारण क्या है? इसकी वजह कारण हम पी और एस एल तरंगों की जो है विशेषताएं बताएंगे तो उसमें पता लग जाएगा। केंद्रीय भाग, पृथ्वी केंद्रीय भाग जिसे कोड कहते हैं, पृथ्वी के केंद्रीय भाग पर पहुंचने वाली एस तरंगे लुप्त हो जाती है और पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती है। यानी भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। और एस तरंगे जो है पृथ्वी जो सेंटर है, जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या कह दें जो 6,373 या 70 किलोमीटर पर है, तो वहाँ पर जो है एस तरंगे जो है जिन्हें सेकेंडरी तरंगे या द्वितीय तरंगे कहते हैं वो लुप्त हो जाती है, उनकी वो गति नहीं करती वहाँ सिर्फ। और पी तरंगे वो अपरिवर्तित हो जाती हैं, यानी इनकी जो है इनका प्रभाव वहाँ पर दिखाई नहीं देता पी तरंगों का। क्यों? इसका भी अभी हम आगे बताएंगे जो इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। जिस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँचती उस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं या शेडो जोन कहते हैं। यानी भारत में जो है भूकंप आया तो जहाँ पर भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँची, भूकंप का प्रभाव नहीं देखा, पृथ्वी का कंपन नहीं हुआ, तो उस जगह को हम छाया क्षेत्र या शेडो जोन कहते हैं। तो ये हो गई भूकंप के बारे में बेसिक जानकारी। और अब भूकंपीय तरंगों के प्रकार पढ़ेंगे। भूकंपीय तरंगे जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। तो पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे यानी द्वितीय तरंगे, एल तरंगे या सहती तरंगे। पी तरंगे इसलिए कहते हैं कि प्राथमिक ये जो है प्राइमरी तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। एस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंगे, द्वितीय तरंगे, यानी पी तरंगे के बाद एस तरंगे आते हैं। जो तरंगे आती हैं उन्हें द्वितीय तरंगे या एस तरंगे कहते हैं, सेकेंडरी तरंगे कहते हैं। और जो तीसरी बार में एस तरंगों के बाद आती है उन्हें जो है एल तरंगे या सतही तरंगे कहते हैं। ये सतह पर जो है अपना प्रभाव दिखाती है। और एल तरंगे ने इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी खोज जो है एक विज्ञानी थे एडवर्ड हफलव ने की थी, इसलिए इनका नाम लव तरंगे कह दिया गया और शॉर्ट में एल तरंगे कहते हैं। तो पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे, वह तरंगे जो पृथ्वी के अंदर से गति करके सबसे पहले सतह पर आती हैं उन्हें प्राथमिक या पी तरंगे कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर से जहाँ से भूकंप चालू हुआ है संवहनीय तरंगों के कारण, प्लेटों के टकराने के कारण या फिर संवहनीय तरंगों के, यानी मेघमा जो है वो पृथ्वी सतह पर बल मार रहा है, टक्कर लगा रहा है, तो पूरी पृथ्वी में जो है हलचल उत्पन्न होगी। तो वो जो तरंगे हलचल जो होगी वो तरंगों के माध्यम से होगी। जो तरंगे सतह पर यानी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो तरंगे सबसे पहले पहुँचेगी भूकंपीय तरंगे उन्हें प्राथमिक तरंगे या फिर पी तरंगे कहेंगे। यह अनुदैर्ध्य तरंगों की गति की तरह गति करती हैं, इन्हें संपीड़न तरंगे भी कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य यानी ये एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंगे और एक कहती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे वो होते हैं जो इस प्रकार से गति करती हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं, उन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे और संपीड़न तरंगे भी कह देते हैं। पी तरंगे यानी ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गति कर लेती हैं। जो पी तरंगे है अगर वहाँ कोई ठोस भाग आया चाहे चट्टान आ गई उसमें भी गति करेगी, द्रव आ गया यानी पानी आ गया उसमें भी गति कर लेंगी, और गैस आ गया तो वहाँ पर ही जो है ये गति कर लेंगे। तीनों माध्यम में पी तरंगे गति कर लेते हैं, लेकिन इनके सर्वाधिक गति ठोस में होती है। यानी जो ये पी तरंगे है जो सबसे ज़्यादा गति करते हैं वो ठोस भाग में गति करते हैं, और गति का समानुपाती संबंध ठोस से होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को रेत पे दौड़ा जाए तो वो इतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाएगा जितना कि वह किसी ये मान लो सड़क पर दौड़े तो वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ पाएगा। इसी तरीके से जो भूकंपीय तरंगे हैं वो ठोस में तेज़ी से गति करेंगी, और जो ये द्रव है गैस वहाँ पर भी गति करेंगी लेकिन कम
गति रहेगी इनकी। पी तरंगों की गति अधिक होने के कारण ये सबसे पहले सतह पर पहुंचती है, लेकिन ये कम घातक होती है। पृथ्वी के सेंटर में कोई भूकंप उत्पन्न हुआ किसी भी कारण से, कारण क्या ये बताएंगे हम। किसी भी कारण भूकंप उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले तरंगे जो भागेगी सब उस सतह को टच करेंगी, वो तरंगे जो होती हैं वो पी तरंगे होती हैं, लेकिन गति कम होती है। गति कम क्यों होती है कि जब ये तरंगे उठती हैं चलती हैं शुरुआत होती है इनकी, तो इनकी तेजी गति बहुत ज़्यादा हो जाती है सब, और सतह पर आते आते इनकी गति जो है वो बहुत कम हो जाती है, शरीर में हल्का सा कंपन करती है, इसलिए इनकी कम घातक मानी जाती है। इनकी गति 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है, यानी 1 सेकंड है 5 से 8 किलोमीटर सेकंड, 1 सेकंड है 5 से 8 किलोमीटर जो है ये अपनी गति कर लिए पहुँचती है। ये पृथ्वी की सतह से रगड़ खाकर चलती है, हल्का कंपन करती है। जो ये पी तरंग है पृथ्वी के, ये कोई पृथ्वी का भाग है, तो ये पृथ्वी नीचे से ना ये ऐसे गति नहीं करेगी बल्कि रगड़ खाकर चलेंगी, आगे पीछे होगी, रगड़ खाकर चलेगी और उससे पृथ्वी हल्का कंपन उत्पन्न होगा, इसलिए इन्हें हल्का कंपन उत्पन्न होगा, कम घातक होगी। पी तरंगों को सूचना तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि इनके बाद आने वाली एस और एल तरंगे घातक और विनाशकारी होती हैं। पी तरंगों को जो है सूचना तरंगे भी कह दिया जाता है, यानी अगर हम किसी मतलब किसी बाग में, किसी मैदान में है या घर में है, तो हमें लगे कि हल्का हल्का जो है घर हिल रहा है, या फिर वो मैदान जहाँ पर बास्केटबॉल या बैट बॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं वो हल्का हल्का घूम रहा, हल्का हल्का जो उनमें कंपन हुआ है, तो जो है हमें मान लेना चाहिए कि इसके बाद जो है और तेज़ी से भूकंप आने वाला है। अगर हम घरों में हैं तो घरों से बाहर चले जाना चाहिए, अगर मैदानों में तो मैदान में ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर जो कोई बिल्डिंग के गिरने का डर ना हो, क्योंकि जो हल्का कंपन हुआ है ये पी तरंगों का हुआ है, और पी तरंगों के बाद जो एस और एल तरंगे आएंगी वो तेज गति से आएंगी, वो बिल्डिंगें भी गिरा सकती है, पेड़ भी उखाड़ सकती हैं और ज़मीन को पलट भी सकती हैं। इसलिए पी तरंगों को सूचना तरंगे कहते हैं। ये सूचना देती है कि अब मैं आ गया हूँ और मेरे बाद जो आने वाला है वो जो है डेंजर से खतरनाक है और अपना जो है बचाव कर लो। ये आंतरिक मेंटल में गति करती है। जो पी तरंगे है वह जो पृथ्वी के 3 भाग है, ऊपरी भाग भूपर पट्टी यानी क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा जो है वो क्रोड है। मेंटल के 2 भाग, ऊपरी मेंटल, दूसरा आंतरिक मेंटल। तो ये आंतरिक मेंटल से गति करती हुई आती है। द्वितीय तरंगे यानी एस तरंगे या सेकेंडरी तरंगे। एस तरंगों को द्वितीय तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये तरंगे पी तरंगों के बाद सतह पर आती है। पहले जो तरंगे आएगी उन्हें प्राथमिक तरंगे कह दिया, ओ पी तरंगों के बाद जो तरंगे आई है उन्हें हम एस तरंगे या द्वितीय तरंगे या सेकंड तरंगे कहेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों की गति की तरह ये अनुप्रस्थ तरंगों की तरह गति करती है, यानी ऊपर की जो तरंगे थी वो तो थी अनुदैर्घ्य तरंगे, यानी जो रगड़ खाकर चलेगी, हल्का कंपन ऊपर करेगी। लेकिन ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होगी ये ऊपर नीचे ऊपर तेजी से जो है जो पृथ्वी के धरातल है उसको टक्कर मारेगी, जिससे विनाशकारी मानी जाती है। इनकी गति कम होती है लेकिन ये ज़्यादा घातक होती है, इन्हें विनाशकारी तरंगे भी कहा जाता है। गति तो इनकी कम होगी लेकिन जो प्राथमिक तरंगे थी वो तो रगड़ खा कर चल रही है, और गति तेज है उनकी, आगे भाग रही है, गति करती है, लेकिन रगड़ मार रही है पृथ्वी की नीची सतह पर जहाँ पर हम रह रहे हैं। लेकिन जो एस तरंगे है इनकी गति तो कम है लेकिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो है ये इस तरीके से चलेंगी, तो जो किसी बिल्डिंग्स, अगर ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है तो बिल्डिंग को घेरेगी, अगर कोई पेड़ वगैरह है तो पेड़ की जड़ों को उखाड़ देंगी, और ज़्यादा घातक होती है, विनाशकारी मानी जाती है। एस तरंगे सिर्फ ठोस में गति करती हैं और औसत गति इनकी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये के एम यानी किलोमीटर, एस यानी सेकंड होता है इसका मतलब। तो जो एस तरंगे सिर्फ ठोस में गति करेंगी, और ठोस में गति ऊपर नीचे करेंगी, तो जो ठोस के ऊपर पृथ्वी की धरातल कैसी है, ठोस ही है, तो इस पर क्या करेंगे, अगर पानी वाला भाग है उस पर गति करेंगे तो सुनामी उत्पन्न करेगी, पानी को ऊपर उठाएंगे। अगर कोई पानी वाला भाग नहीं, बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग को गिरा देंगे। ठोस में गति करेंगे, ज़्यादा गति इनकी ठोस में होती है। और गति कितनी होती है, 4 किलोमीटर 1 सेकंड में 4 किलोमीटर तक गति करती है ऊपर नीचे। एस तरंगों का प्रभाव सागरीय क्षेत्रों में कम और स्थल पर अधिक होता है। जो एस तरंगे होती है इनका प्रभाव जो है वो स्थल पर अधिक दिखाई देता है, और सागरीय जो भाग है उसमें कम दिखाई देता है। इसका हम एक कारण ये मान सकते हैं क्योंकि ये तरंगे जो है ये ठोस पे ज़्यादा गति करती हैं, और जो स्थल का भाग है वो मोटा होता है, तो वहाँ पर जो है इनकी गति अधिक होगी। और जो ये द्रव में कम गति करती हैं, और द्रव जो सागर है इनकी जो प्लेट है जिस पे सागरीय भाग है तो वो पतली होती है, तो वहाँ पर गति जो है उसमें पानी में गति कम हो जाएगी, तो वहाँ पर इनका ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देगा।
एस तरंगे ऊपरी क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल में गति करती है। यानी जो अभी हमने प्राथमिक तरंगे पढ़ी है वो कहाँ पर गति करेंगे, वो सिर्फ गति करेंगे आंतरिक मेंटल में यानी लोअर मेंटल में। और जो ये एस तरंगे ये ऊपरी क्रस्ट यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं उसे क्रस्ट बोलते हैं, ऊपर पट्टी, उस पर भी गति करती है। और लोअर क्रस्ट और हमारे जहाँ पर हम रहे हैं तो अपर क्रस्ट हो गया, और हमारे हमसे नीचे जो है 15 या 30 किलोमीटर में वहाँ पर लोअर क्रस्ट है यानी आंतरिक भूपर पट्टी है, तो वहाँ पर भी गति करेंगी। और अपर मेंटल और जो लोअर क्रस्ट है आंतरिक भूपर पट्टी है जिस पर हम रह रहे हैं इसके नीचे का भाग है उसे कहते हैं अपर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल, तो ये उसमें भी गति करती है, इसलिए इनका प्रभाव जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। और प्राथमिक तरंग का प्रभाव कम दिखाई देता है क्योंकि ये मेंटल के सबसे निचले भाग में गति करती है। सतही या लव तरंगे या एल तरंगे, एल तरंगों की खोज एडवर्ड हफ लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। अब ये जो सतही पहले पी तरंगे आ गई, फिर उसके बाद एस तरंगे आ गई, इसके बाद जो तीसरी बार में आएंगी या फिर यूँ कहें कि एस तरंगों के साथ ही आएंगी वो होती है एल तरंगे। एल तरंगे इन्हें लव तरंगे भी कहा जाता है क्योंकि एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड हफ लव, तो उनके उनके मतलब जो भी वैज्ञानिक जिस चीज़ की खोज करता है तो उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है, तो इनके नाम पर जो इनके नाम के आखिरी जो शब्द है लव, इनके नाम पे जो है लव तरंगे कहते हैं। ये वाली लव तरंगे नहीं जो हमारा अपना जो लड़के लड़कियों को होता है वो नहीं, ये लव है एक वैज्ञानिक का नाम था इसलिए जो है लव तरंगे कहते हैं। इनकी गति जो 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है यानी 1 सेकंड में 3.5 किलोमीटर तक ये गति करती है, चलती है। एल तरंगे सतह पर गति करती है, इस कारण इनकी ऊर्जा का प्रभाव सतह पर सर्वाधिक दिखाई देता है, इन्हें सतही तरंगे कहते हैं। और जो हमने पहले पढ़ी थी प्राथमिक तरंगे वो तो जो है मेंटल के सबसे निचले भाग में गति करेंगी, और जो एस तरंगे पढ़ी है ये मेंटल के ऊपरी भाग और जो है हम जिस पर हम रह रहे हैं धरातल यानी क्रस्ट इसके निचली भाग और ऊपरी भाग में गति करेंगी। लेकिन जो सतही तरंगे एल तरंगे है ये सिर्फ सतह पर गति करेंगी यानी क्रस्ट ऊपर पट्टी पर जो है इस पर गति करती हैं, इसलिए जो है इन्हें विनाशकारी माना जाता है और इनका नाम भी सतही तरंगे रख दिया गया है। तो सब अगर प्री में पूछ लिया कि सतही तरंगे कौन सी है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, तो बच्चों को ये डाउट हो जाता है यहाँ पर, तो बच्चे सोचते हैं कि ये प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे सबसे पहले पृथ्वी पर आई है तो इन ये सतही तरंगे होगी, नहीं ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। जो सतही तरंगे वो एल तरंगे है, क्यों, क्योंकि ये ऊपरी सतह पर ही गति करती हैं, तो ये याद रखना, ध्यान रखना है। इनमें अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों की विशेषताएं होती हैं, इसलिए ये घातक होते, इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर जान माल घर बार तबाह हो जाता है और भारी क्षति व नुकसान होता है। यानी जो ये जो एल तरंगे हैं ये पृथ्वी से रगड़ खा के चलेंगी और पृथ्वी को ऊपर नीचे धक्का भी मारेगी, इसलिए विनाशकारी मानी जाती है। इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा वो सड़कें हैं, पत्तन है या फिर हवाई अड्डा है या बिल्डिंग है, शहर है, टाउन है, इनमें भारी नुकसान होता है जान माल का, और घर बार जो है तबाह जो टूट फूट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो टूट फूट गिर जाती हैं, भारी जो है इनसे नुकसान हो जाता है एल तरंगों से। एस तरंगे सिर्फ ठोस में गति करते हैं, वो तीनों माध्यम से भी गुजर सकती हैं। ये एस तरंगे जो है सबसे ज़्यादा गति जो है इनकी अब सतह पर जो गति कर रही हैं तो सबसे ज़्यादा गति भी इनकी सतह पर होगी, लेकिन ये जो द्रव में गति करेंगी, लिक्विड फॉर्म में भी गति करेगी और जो है ठोस में भी गति करेगी और जो गैस में भी ये गति कर लेती हैं। इन्हें आर तरंगे भी कहते हैं, जो सतही तरंगे उन्हें आर तरंगे भी कहते हैं। आर की फुल फॉर्म होती है रे लाइट वेज, इन्हें आर तरंगे भी कहते हैं, यानी प्रकाश भूकंपीय तरंगे भी इन्हें कहते हैं। तो अगर ये पूछ ले पी और एस एल तरंगे पूछ लिए और ये पूछ ले कि एल तरंगे कौन सी, आर तरंगे कौन सी, तो बच्चों को डाउट हो जाएगा कि पढ़े इतना पढ़ा नहीं होता कि ये जो है डीप में। तो आर तरंगे जो सतही तरंगे या एल तरंगों को ही आर तरंगे कहते हैं। अब ये तो गया हमारी प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और एस तरंगे। और अब भूकंप, भूकंप क्या है ये पता लग गया, और भूकंप जो है वो कैसे आता है, तरंगों के माध्यम से आता है, और तरंगे कौन कौन सी होती है ये पता लग गया। लेकिन अब भूकंप आते क्यों हैं, इसका क्या 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 रीज़न है, व्हाट इज रीज़न ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप जो क्यों आते, व्हाई इज रीज़न ऑफ भूकंप अर्थक्वेक, क्यों भूकंप क्यों आते हैं। तो इसका दो कारण, एक तो प्राकृतिक कारण और एक है अप्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का जो चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया था इसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो है चट्टानें जो है वो गल जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान अधिक होता है, कितना 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। तो यहाँ पर जब चट्टानें गलती है तो उसमें मेग्मा बन जाता है, और मेग्मा में जो है संवहनी तरंगें चलती है।
संवहनी तरंगें चलती हैं। वह तरंगें संवहनी तरंगें हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान से लो टेम्परेचर यानी निम्न तापमान की ओर चलती हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें एक गैस का उदाहरण दिया था कि अगर तुम गैस पे एक भगोना रखोगे ठंडा, उसमें पानी रखोगे गर्म करने के लिए, तो नीचे से कुछ ऊपर की ओर आते हुए जो तुम्हें तरंगें दिखाई देंगी, कुछ दिखाई देगा। तो वही संवहनी तरंग है, जो कि भिगोने के नीचे का भाग जो गर्म होने के कारण पानी के ऊपर की ओर चल रही है, कि ऊपर जो है वो तापमान कम है। तो जो संवहनी तरंग है जो मेग्मा को लेकर ना नीचे से हाई टेम्परेचर तो ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर टेम्परेचर कम है, तो ये ऊपर पृथ्वी धरातल पर टक्कर मारती है, जिससे कि ऊपर पृथ्वी पर भूकंप आता है। अगर ये तरंगे या धरातल को काट तोड़ के बीच में से धरातल को तोड़कर बाहर आ जाए तो क्या होगा, लावा निकलेगा, मेग्मा निकलेगा, ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी भी जो है, मेग्मा भी जो है भूकंप का एक कारण है। दूसरा भू असंतुलन, यानी कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है संतुलन बना हुआ है कि ये जगह टिकी हुई है। ये कहीं पर क्या होता है कि कहीं पर जो है पहाड़ पर, ये पहाड़ है, पहाड़ों को जो है बॉम्ब ब्लास्ट करके जो है मानव जो है हम जो है उसे बॉम्ब ब्लास्ट करके पहाड़ों को जो है रास्ता बना रहे हैं, और जो उसे बिल्कुल जो है वो कर रहे हैं प्लेन। तो उससे क्या होगा, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा तो पृथ्वी जो है आगे पीछे, पृथ्वी में गति उत्पन्न होती है, और उस गति को जो है भू असंतुलन कहते हैं। यानी जब किसी पहाड़ को तोड़, कहाँ कहीं पर पहाड़ थे, यानी तो एग्जाम्पल ले लो उत्तराखंड में जो है पहाड़ हैं बहुत सारे एक जगह किसी जगह पर, तो वहाँ पर जो है सारे पहाड़ तोड़ दिए। तो उससे क्या, जो पृथ्वी संतुलन बना हुआ था, पृथ्वी हिलडुल नहीं रही थी, तो वहाँ पर जो भार या वजन या वेट कम हो जाएगा। और वेट कम होगा तो जो पृथ्वी का कहीं पर जो संतुलन कम था, यहाँ पर संतुलन ज़्यादा था, भार ज़्यादा था, तो अब ये जो है यहाँ पर भार जो कम होगा, तो भार कम होने के कारण जो है यहाँ पर जो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा जो है भूकंप आएंगे। दूसरा प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया, यानी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। मैंने तुम्हें पढ़ाया था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में, या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो हमारा तीसरा और चौथा टॉपिक है, मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि पृथ्वी जो है कई प्लेटों से मिलकर बनी है, जैसे कि फुटबॉल बनी होती है। ऐसे ही जब ये प्लेटें जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक तो प्लेटें आपस में टक्कर खाती है, टकराती है, और कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और कुछ प्लेटें जो है आपस में रगड़ खाकर आगे पीछे होती हैं। तो ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उससे जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो है भूकंप आते हैं। और जब ये प्लेटें जो है आपस में रगड़ खाकर चलेंगी तो जब भी हल्का कंपन उत्पन्न होगा तो उसे भी हम भूकंप कहेंगे। तो ये तो हो गए प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल रीजन। पहले ज्वालामुखी, भू असंतुलन और प्लेट विवर्तन की क्रिया। अगर तुमने ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो क्लास नहीं देखी, उस क्लास को तुम जाकर देखो, तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो रीजन है वह अप्राकृतिक कारण। इसमें पहला खनन का डहना, यानी हम जो है अभी मानव जो है पृथ्वी के अंदर से जो है वो मेटल यानी धातु निकाल रहा है, और जो है पृथ्वी कई हज़ार किलोमीटर तो जो कोयला निकालते निकालते या सोना निकालते निकालते पहुंच गया है। तो कभी भी क्या होता है कि ये 1000 किलोमीटर तक पहुंच गया निकालते निकालते, तो ऊपर की जो है ये खान जो है वो ढह जाती है, और उसमें जो है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो उससे भी जो है आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो है भूकंप जो है महसूस किया जाता है, भूकंप आता है। लेकिन इसका भूकंप जो है ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता, हल्का फुल्का भूकंप आता है, लेकिन भूकंप इससे भी उत्पन्न होते हैं। बांध निर्माण से संतुलन बिगड़ना, दूसरा कारण है अप्राकृतिक कारणों में बांध का बनाना। यानी हमने जो है कहीं पर एक बांध बनाकर पानी को रोक दिया, तो उससे क्या होगा, पृथ्वी का संतुलन, जो एक नदी बह रही थी, एक संतुलन बना हुआ था पृथ्वी का, तो हमने बांध बना दिया बीच में, तो उससे क्या होगा, तो पानी को पीछे रोक देंगे, और उस जगह पर जो है बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, भार पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, पृथ्वी का जो संतुलन बना हुआ था वो संतुलन बिगड़ जाएगा, पृथ्वी जो है वो हिलने डुलने लगी, तो उससे भी क्या है भूकंप आते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में एक कोयल बांध बनाया था, कोयल के बांध के बनाने के कारण जो है महाराष्ट्र के कोयल के हिस्से में जो है जहाँ पर ये बांध बना है यहाँ पर भूकंप देखा गया था। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पाया गया कि कोयल बांध बनाने के कारण ये भूकंप आया है। तीसरा जो अप्राकृतिक कारणों में है वह कृत्रिम झील निर्माण। ये भी इसी तरीके से होता है जैसे बांध बनाते हैं। अगर हम कोई ये आर्टिफिशियल जो है लेक बना रहे हैं, एक तो पहले से झील बनी हुई है, कहीं पानी इकट्ठा हुआ है और चारों तरफ से बंद है, तो उसे झील कहेंगे। और मानव जो अपने दिमाग लगा कह रहा कि मैं एक आर्टिफिशियल जो है लेक बना रहा हूँ, एक झील बना रहा हूँ। छोटी मोटी झील बनाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पृथ्वी पर, लेकिन अगर बहुत बड़ी कई हज़ार जो है स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में जो है जो हम अगर झील बनाएंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा, और इससे भी जो है भूकंप देखने को मिलेंगे।
अप्राकृतिक कारणों जो चौथा कारण है वो परमाणु विस्फोट है। हम जो है परमाणु एनर्जी, परमाणु बम जो टेस्ट करते हैं, परमाणु बम जो है जब ब्लास्ट होता है तो इससे पृथ्वी पर भूकंप देखे जाते हैं। वनों की कटाई, जो वन है ये पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस तरीके से मानव के अंदर फेफड़े हैं और इससे जो है हवा जो है वो फिल्टर होती है, इसी तरीके से जो ये वन है, जंगल है पृथ्वी पर, ये पृथ्वी के फेफड़े माने जाते हैं। तो तुम कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो जब ये वनों की कटाई हो जाती है तो इससे भी क्या होता है कि पृथ्वी का जो संतुलन बिगड़ जाता है, और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने के कारण जो है भूकंप देखे जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे भूकंप आने के कारण, यानी भूकंप जो है वो क्यों आते हैं। अब भूकंप क्या ये हो गया, भूकंप जो है क्यों आते हैं ये भी पता लग गया। भूकंप जो है जो तरंगें उत्पन्न होती है वो भी पता लग गया कि वो कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे विशेषता होती है। अब भूकंप को भी जो कई भागों में बांटा गया है, कई प्रकार के भूकंप आते हैं। और ये भूकंप के प्रकार कौन से हैं, तो पहला उद्गम के आधार पर, यानी भूकंप जो जहाँ से उत्पन्न होते हैं इस आधार पर भूकंप का जो है वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला है, अगर भूकंपों की गहराई 0 से 5 किलोमीटर के बीच है उसे छिछली गहराई वाला भूकंप कहते हैं। छिछली यानी कम गहराई, कम। अगर भूकंप जो है पृथ्वी के अंदर से 0 से 5 किलोमीटर से उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम कहेंगे छिछली गहराई वाला भूकंप। लगभग पृथ्वी पर लगभग 98% भूकंप इसी प्रकार के होते हैं। यह सर्वाधिक घातक भूकंप होते हैं। जो पृथ्वी पर 98% भूकंप आते हैं वो मध्यम गहराई वाले भूकंप और छिछली गहराई वाले भूकंप होते हैं। और भूकंप जो है पृथ्वी की जितनी ज़्यादा नीचे से आएगा उसका प्रभाव ऊपर की सतह पर कम दिखाई देगा, लेकिन अगर भूकंप पृथ्वी के नीचे से जितनी कम गहराई होगी उसका प्रभाव भी सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। क्यों, जो तरंगें जो है उनकी गति जो है बहुत ज़्यादा तेज होगी। अगर भूकंप की गहराई 50 से 250 किलोमीटर के बीच इसे मध्यम गहराई वाला भूकंप कहते हैं। अक्सर भूकंप इसी और ऊपर के प्रकार के होते हैं। अगर भूकंप की गहराई 0 से 50 किलोमीटर है तो छिछली गहराई वाला भूकंप। अगर भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर है तो इसे हम कहेंगे छिछली वो मध्यम गहराई वाला भूकंप। और अभी बताया कि पृथ्वी पर 98% भूकंप जो है वो छिछली गहराई वाले और मध्यम गहराई वाले आते हैं। तो प्री में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पीसीएस में या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में, कि जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो कौन से आते हैं। तो ज्वालामुखी भूकंप, सामान्य भूकंप, बांध जनित भूकंप, कोलेंस भूकंप और छिछली और मध्यम गहराई वाले भूकंप, ये तुम्हें जो है स्टेटमेंट दे देगा। तो उसमें छिछली और मध्यम गहराई वाला भूकंप जो है सेलेक्ट करना है। अगर भूकंप की गहराई 250 से 700 किलोमीटर है इसे अधिक गहराई वाले भूकंप कहते हैं। भूकंप की गहराई पृथ्वी के अंदर से भूकंप 250 से या 700 किलोमीटर नीचे से उत्पन्न हो रहा है तो इसे कहेंगे हम अधिक गहराई वाला भूकंप, और इसका प्रभाव जो है वो कम होता है। ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न भूकंपों को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। अभी मैंने बताया कि ज्वालामुखी से कैसे भूकंप आते हैं, मैग्मा के कारण, संवहनी तरंगों के कारण। तो जो संवहनी तरंगों के कारण या मैग्मा के पृथ्वी की ऊपरी सतह पर टक्कर मारने के कारण भूकंप आएंगे उन्हें हम कहेंगे ज्वालामुखी भूकंप। प्लेट विवर्तनिकी द्वारा उत्पन्न भूकंपों को सामान्य भूकंप कहते हैं। जो प्लेट आपस में टकराएंगी या रगड़ खाएंगी तो उससे जो भूकंप आएंगे उन्हें हम सामान्य भूकंप कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है सामान्य भूकंप कौन से भूकंप है, तो वो प्लेट विवर्तनिकी भूकंप है। प्लेट विवर्तनिकी द्वारा उत्पन्न भूकंपों को सामान्य भूकंप कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी घटना 100 किलोमीटर से कम गहराई पर होती है। 100 किलोमीटर से कम गहराई पर जो है प्लेट आपस में टकराती है और आगे पीछे होती है। बांध द्वारा उत्पन्न भूकंपों को बांध जनित भूकंप कहते हैं। बांध, पृथ्वी पर कहीं पर हमने जो है बांध बना दिया, उससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया, उससे जो भूकंप आएंगे उसे बांध जनित भूकंप कहेंगे। खनन द्वारा उत्पन्न भूकंपों को कोलेंस भूकंप कहते हैं। कोई खान जो है वो ढह गई, उससे जो आसपास में भूकंप आया वो पृथ्वी हिली, उससे जो भूकंप को कहेंगे उसमें कोलेंस भूकंप कहेंगे। तो ये ध्यान रखना कोलेंस भूकंप क्या आते हैं। अगर ये पहले कोलेंस भूकंप निम्न में से क्या है, अगर दे दे ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न भूकंप या प्लेट विवर्तनिकी द्वारा उत्पन्न भूकंप और खनन द्वारा उत्पन्न भूकंप, तो उसमें जो है खनन द्वारा उत्पन्न भूकंप भी सिलेक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है कभी कभी यूपीएससी और पीसीएससी में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया। भूकंपों का वितरण एवं भूकंपीय पेटी, यानी भूकंप जो है वो पृथ्वी पर कहाँ पर आते हैं, और पृथ्वी पर जो है जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं फिर उससे कम भूकंप आते हैं, और जहाँ भूकंप बहुत ही कम मात्रा में आते हैं तो ऐसे भूकंपों को भूकंपीय क्षेत्रों को
पेटियों में बांटा गया। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार की भूकंपीय पेटी है। एक वह पेटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, एक वह पेटी जिसमें कम भूकंप आते हैं, और एक वह पेटी जो है जहाँ बहुत ही कम नाम मात्र के भूकंप आते हैं। भूकंपों के उत्पन्न होने के कई कारण हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण प्लेट विवर्तन की है। यानी अभी बताया 7-8 कारण बताए हैं भूकंपों के उत्पन्न होने के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो प्लेटों का आपस पृथ्वी के प्लेटों का आपस में टकराना या आगे पीछे होकर रगड़ खाना वो है। भूकंपों को विश्व में वितरण, यानी पृथ्वी पर भूकंप कहाँ पर जो है ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, वितरण। सबसे तीव्र भूकंप यानी सबसे तेजी के भूकंप, सबसे अधिक तीव्रता यानी 8.0 से 8 ये माइनस नहीं है, ये से ऐसे 8.0 से 8.9 के प्रशांत महासागर के किनारे आते हैं, जैसे अलास्का, पेरू, चिली, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान। जो सबसे अधिक तेजी के भूकंप आते हैं वो आते हैं प्रशांत महासागर का किनारा, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा था रिंग ऑफ फायर क्षेत्र। वहाँ पर क्यों आते हैं? क्योंकि प्रशांत महासागर ये प्लेट जो है ये सबसे बड़ी प्लेट है, छोटी मोटी जो प्लेट है उनसे आपस में टकराती रहती है। यहाँ विनाशात्मक किनारा है, प्लेट आपस में टकराती है, तो इससे और जो है प्लेट को टकराने से भूकंप आते हैं, और ज्वालामुखी भी ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी भी ज़्यादा आते हैं जब बहुत सारे आइलैंड का निर्माण हो गया, जैसे इंडोनेशिया, तो यहाँ पर जो है ज्वालामुखी के कारण भी और प्लेट विवर्तन के कारण भी भूकंप आते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं। 8.0 8.9 का भूकंप, आज तक ऐसा भूकंप जो है भारत में शायद ही नहीं, भारत में अभी तक नहीं आया इतनी तेजी का भूकंप। अगर भारत में आ जाएगा तो नगर के नगर जो है तबाह हो जाते हैं। तो सबसे अधिक तीव्रता के भूकंप प्रशांत महासागर किनारे या रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं, जिसमें देश अलास्का देश है जो अमेरिका का ऊपर के अमेरिका का हिस्सा है, पेरू एक देश है दक्षिण अमेरिका में, चिली अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में एक देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इंडोनेशिया जो है ये तो हमारे भारत के नीचे ही है, और ऑस्ट्रेलिया के करीब है लगभग, और मलेशिया इंडोनेशिया के पास है, और जापान से सब जानती है। तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक तेजी के भूकंप कहाँ पर आते हैं, तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर किनारे। और क्यों आते हैं? क्योंकि यह विनाशात्मक किनारे के करीब है, यहाँ पर प्लेटें आपस में टकराती है और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर भूकंप अधिक आते हैं। दूसरा जो भूकंप का वितरण है वह मध्यम या कम तीव्रता के भूकंप। कम तीव्रता के भूकंप 7.0 7.9 के अटलांटिक महासागर या रचनात्मक किनारे पर आते हैं, जैसे भारत, इसके पूर्व पश्चिम के देश, अफ्रीका और पूर्वी भाग। जो मतलब सबसे अधिक तेजी के भूकंप तो जो है 8.0 8.9, कम तीव्रता के भूकंप में 6 से और 7.9 तक के होते हैं। ये जो कम तीव्रता के भूकंप होते हैं ये भूकंप जो है अटलांटिक महासागर जो है अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी किनारा, और जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी किनारा, इसके बीच में अटलांटिक महासागर है जो एस टाइप का है, जिसका विस्तार मैं तुम्हें बताया था इसके बारे में। तो इसमें जो है रचनात्मक किनारा है, यानी प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही है और नीचे जो ज्वालामुखी दोगार हो रहा है बहुत ज़्यादा है। तो ज्वालामुखी का जो मेघमा पृथ्वी सतह पर टक्कर मारता है, जिससे यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। और भारत में भी जो है भारत में भी जो मध्यम आकार भूकंप आते हैं। भारत में भूकंप आने का कारण जो है वो है यूरेशियन प्लेट का और भारत प्रायद्वीपीय प्लेट का आपस में टकराना। यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है इसका ये आपस में जो है टकरा रही है, गति कर रही है। प्लेट की गति कितनी है मैं तुम्हें बताया था उसमें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में। प्लेट जो है 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से जो है वो गति कर रही है, यानी हर साल 5 सेंटीमीटर जो है प्लेट जो है खिसक रही है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो यहाँ पर कम मात्रा के जो है भूकंप देखे जाते हैं भारत में भी, और भारत के पूर्व पश्चिम के देश में और अफ्रीका के पूर्वी भाग में भी इस प्रकार के भूकंप देखे जाते हैं। अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है उसके बारे में जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताया था कि यहाँ पर एक दरार बन रहा है, क्योंकि जो है प्लेट जो है एक दूसरे दूर जा रहे हैं। तो और ये कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि आने वाले समय में अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वो अफ्रीका से कटकर अलग हो जाएगा। अब कितने समय पर होगा इसकी मैं लगने के करोड़ों साल लग जाएंगे। तो ये लेकिन ये जो है अलग है, दरार जो बहुत बड़ी दरार बनती जा रही है अफ्रीका के पूर्वी भाग में। अन्य
यानी तो हो गए भूकंप जो तीव्रता के कम तीव्रता के हैं। अब अन्य छोटे छोटे कम तीव्रता के भूकंप पृथ्वी के अनेक हिस्सों में देखे जा सकते हैं। यानी भूकंप जो है किसी एक क्षेत्र में पृथ्वी के हर जगह पर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो मेंटल है वो जो लिक्विड फॉर्म में है उससे ज्वालामुखी कारण या पृथ्वी जो है प्लेटों से बनी हुई है, प्लेटों के टकराने से भूकंप जो है पृथ्वी के हर हिस्से पर आते हैं। लेकिन कहीं पर ज़्यादा आते हैं, कहीं पर कम आते हैं, लेकिन पृथ्वी के हर हिस्से पर जो है भूकंपों को वो देखा जाता है। जिन क्षेत्रों में भूकंप बार बार आते हैं उन क्षेत्रों को भूकंपीय पेटी कहते हैं। भूकंपीय पेटी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। यानी जिन क्षेत्रों में भूकंप जो बार बार आते रहते हैं उनने उन क्षेत्रों को बांटकर एक पेटी बना दिया जिसे भूकंपीय पेटी कहते हैं। और जो भूकंपीय पेटी का संबंध जो प्लेट विवर्तनिकी से, यानी जो उन्होंने पेटी में जो है भूकंपीय क्षेत्रों को बांटा है, इनका संबंध जो है वो प्लेट विवर्तनिकी से, यानी प्लेटों के आपस में गति करने से, टकराने, दूर जाने या फिर आपस में रगड़ खाकर आगे पीछे होने से है। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार की पेटी पाई जाती है। पृथ्वी पर 3 प्रकार की भूकंपीय पेटी पाई जाती है: परिप्रशांत पेटी, अटलांटिक पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो ये मेंस में ही पूछा जा सकता है कि भूकंप क्या है और भूकंप जो है भूकंप के वितरण को स्पष्ट कीजिए। ये भूकंप को कितने भूकंपीय क्षेत्रों कितनी पेटियों में बांटा गया है, तो ये मेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना। पहली पेटी परिप्रशांत पेटी है। परिप्रशांत पेटी में विश्व के सर्वाधिक 63% भूकंप आते हैं। यानी जो परिप्रशांत पेटी है इसमें जो है जो पूरी दुनिया में जो भूकंप आते हैं उसका 63% भूकंप जो है वो परिप्रशांत पेटी में आते हैं। इस क्षेत्र में पूर्वी प्रशांत महासागर में महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने तथा पश्चिम प्रशांत महासागर में महासागरीय और महासागरीय प्लेट के टकराने से भूकंप आते हैं। यानी जो प्री प्रशांत पेटी है इसमें भूकंपों का कारण जो है वो कारण है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का टकराना, यानी पूर्वी क्षेत्र में, यानी भारत के पूर्व में, यानी चीन के जो पूर्व में जापान वाला जो हिस्सा है वहाँ पर जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जो आपस में टकराती है इसका भूकंप का कारण बनता है। और जो पश्चिम में है यानी जो अमेरिका है और कनाडा है इसके जो यानी मान लो तुम लेफ्ट साइड या राइट साइड जहाँ पर जो एंडीज पर्वतमाला है या रॉकी पर्वतमाला है वहाँ पर यहाँ पर भूकंपों का कारण जो है वो है सागरीय प्लेटों का आपस में टकराना है। 2 जो सागरीय प्लेट है वो आपस में टकराती है, इससे यहाँ पर भूकंप आते हैं। यह पेटी यानी परिप्रशांत पेटी प्लेटों का विनाशात्मक किनारा, इसे रिंग ऑफ फायर क्षेत्र भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र क्या है, मैंने तुम्हें ज्वालामुखी क्षेत्र जो चैप्टर पढ़ा उसमें पढ़ाया था, वहाँ पर जाके तुम देख लो। तो इसे रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कहते हैं जहाँ पर परिप्रशांत पेटी है। इसमें देश आते हैं, ये परिप्रशांत पेटी है, इसमें कौन कौन से देश, कनाडा आएगा, अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाएगा, मेक्सिको से पनामा तक ये 8-9 देश है, मेक्सिको, कोस्टारिका, पनामा ये देश है यहाँ तक, और पेरू, चिली, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ये जो देश हैं ये सारे देश जो है परिप्रशांत पेटी में आते हैं। दूसरी जो पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी, यानी अटलांटिक महासागर के बीच का भाग जो है, यानी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच का जो भाग है उसे मध्य अटलांटिक पेटी कहते हैं। अटलांटिक महासागर में यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच रचनात्मक किनारा है, इसे मध्य अटलांटिक पेटी कहते हैं। इसे भी बार बार आ चुका है, बार बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इन दोनों के बीच प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसे रचनात्मक किनारा कहते हैं। रचनात्मक किनारा क्यों कहते हैं, क्योंकि पर जो है ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी से जो नई रचना होती है, नई पर्वत पठार और जो है कटक, यानी समुद्र में जो पर्वत होते हैं उन्हें कटक कहते हैं, तो उनका निर्माण होता है, उनकी रचना होती है, इसे रचनात्मक किनारा कहते हैं। और विनाशात्मक किनारा क्या है, विनाशात्मक किनारा वह किनारा है जहाँ पर प्लेटें जो आपस में टकराती है, बड़ी प्लेट जो है छोटी प्लेट को ऊपर उछालकर उसके नीचे चली जाती है और जो है नीचे जाकर गल जाती है, उसका विनाश होता है, जिसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं। तो मध्य अटलांटिक पेटी में रचनात्मक किनारा है। इस क्षेत्र में भूकंपों का कारण प्लेटों का एक दूसरे से दूर होना, बीच में दरार बनना जिससे मैग्मा ऊपर आता है, उस ऊपर आने की कोशिश करता है और धक्का मारता है, उससे भूकंप आते हैं। वो तुम्हें जो मैंने तुम्हें बताया कि जो है रचनात्मक किनारा है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, मैग्मा जो धक्का मार रहा है और उसे स्पेस मिलेगा तो ऊपर आ जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार होंगे तो यहाँ पर नई संरचना बनेगी और जो है
जो अटलांटिक महासागर उसके बीच में 14,000 किलोमीटर में जो है पर्वतों का निर्माण होगा महासागर के अंदर, अटलांटिक महासागर के अंदर 14,000 किलोमीटर में। तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। अटलांटिक महासागर के बीच में जो पर्वत बने हैं पानी के अंदर उन्हें कटक कहते हैं। तो ये मध्य अटलांटिक पेटी, यहाँ पर जो भूकंप देखे जाते हैं। तीसरी जो पेटी है वह मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत भूकंप उत्पन्न होने के कारण अफ्रीका प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना और इंडो बर्मा प्लेट से यूरेशियन प्लेट के टकराने से भूकंप आते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में इंडो बर्मा प्लेट है, तो ये इंडो बर्मा प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराते हैं विनाशत्मक किनारे पर, तो जब भूकंप आएंगे। और अफ्रीकी प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है कहाँ पर, भूमध्य सागर में, तो वहाँ पर जो है भूकंप देखे जाते हैं। यह पेटी जो मध्यमादी पेटी है, यह पेटी भी विनाशात्मक किनारे के अंतर्गत है। विनाशात्मक किनारा क्या है, जहाँ प्लेट आपस में टकराते हैं, प्लेट नीचे जाती है, उसका विनाश होता है। लेकिन पर्वतों के दबाव के कारण ज्वालामुखी नहीं बनती, बल्कि पर्वतों के नीचे मेग्मा के धक्का मारने से हल्के फुल्के भूकंप आते हैं। अपवाद भूमध्य सागर, यानी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, यानी जो महाद्वीपों जहाँ पर महाद्वीप है वहाँ पर जो विनाशात्मक किनारा है, एक विनाशात्मक किनारा तो जो है हिमालय, भारत के हिमालय में है। तो यहाँ पर जो है इंडो बर्मा प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है वो आपस में टकराती है, तो जो है यह भूकंप, वो यूरेशियन प्लेट जो है नीचे जा रही है, गल रही है, और जो ये इंडो बर्मा प्लेट छोटी प्लेट है इसको ऊपर जा रही है, तो उसका यूरेशियन प्लेट का जो है वो गल रही है, नीचे जाकर मेग्मा बन रही है। लेकिन जो मेग्मा तो बन रही है लेकिन ये ऊपर नहीं जा रही, ऊपर का न आने के कारण यहाँ पर हिमालय जो है, हिमालय पर्वतों का वेट यानी वजन इतना ज़्यादा है कि मेग्मा जो है इन्हें तोड़ नहीं रहा है। अगर कभी भी गलती से जो हिमालय क्षेत्र है भारत का, उससे भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है भूकंप तो आते हैं, लेकिन भूकंप तो यहाँ पर आना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो है विनाशात्मक किनारे पे है। लेकिन जो है यहाँ पर तेजी के भूकंप, तीव्रता के भूकंप, तेज भूकंप नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो है ऊपर से हिमालय पर्वत हो जो दबाव है। लेकिन अगर कभी भी माना जाता है, अगर कभी भी फ्यूचर में यहाँ पर 6.0 डिग्री 6.0 डिग्री का भी भूकंप यहाँ पर आकर यहाँ पर जो है उसमें हिमालय में, तो जो है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। क्यों? अगर यहाँ पे इतनी तेज भूकंप आएगा तो ग्लेशियर जो है वो टूट कर गिरेंगे। भारत के हिमालय क्षेत्र में भारत ने बहुत ज़्यादा बांध बनाया है, फिर उस पर बांध बनाए हुए हैं नदियों पर, तो ये नदियों के बांध टूटेंगे और जो है दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, ये जो पूरे क्षेत्र जो जलमग्न हो जाएंगे और जो है बाढ़ बर्फ़ जो टूट टूट कर वो जो है फैल जाएगी पूरे में, यानी प्रलय एक तरह की आपदा नहीं, बिल्कुल प्रलय आएगा। बिल्कुल जो है भारत के जो उत्तर भारत है उसमें जो है पूरे में जो है बिल्कुल सफाया कर देगा, वहाँ पर कुछ भी जो बाकी नहीं रहेगा, सारे बांध टूट जाएंगे। तो यहाँ पर भूकंप जो है भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो ये भारत का जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर जो है टूरिज़्म एक्टिविटी के लिए खोला गया है। यहाँ पर जो है फैक्ट्री के लिए या ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ का भू संतुलन अगर हो गया, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ा, तो यहाँ तेज़ी से भूकंप आ जाएगा और जो है भारत को सबसे ज़्यादा जो है विनाश होगा। भूमध्य जैसे भारत, बर्मा, पाकिस्तान, ईरान, इटली, यहाँ पर जो है जो मध्य महाद्वीप जो देश हैं यहाँ पर जो है हल्के फुल्के भूकंप जो है वो देखे जाते हैं। अब ये अगर भूकंपीय पेटी यानी भूकंप जो है कहाँ कितने कैसे हैं, कितने प्रकार आते हैं। अब भूकंप का माने भूकंप को मापते कैसे हैं। भूकंप एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। इस ऊर्जा यानी भूकंपीय ऊर्जा को सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है। यानी एक यंत्र बना है वैज्ञानिकों ने, सिस्मोग्राफी उसका नाम दिया है, तो उसके द्वारा जो है भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। सिस्मोग्राफी में जो एक वो स्केल लगा हुआ है जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं, उसके द्वारा जो उसमें 1 से 9 तक जो डिजिट होती है, उन डिजिटों से जो है भूकंप को मापा जाता है। और 6 अगर ये डिजिट नीचे 6 पॉइंट बढ़ गई, 6 पॉइंट से 9 पॉइंट तक, 9 तक है, 6 से 9 पॉइंट के बीच जो भूकंप है वो सबसे ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आने, तो भारी जान माल की जो है वो हानि होती है। जैसे लिखा हुआ है, सिस्मोग्राफी के साथ रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसमें 0 से 9 तक डिजिट लिखी होती हैं जो भूकंप की तीव्रता बताती हैं। रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी विज्ञानी चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। अभी मैं तो बताया था कि जैसे कि जो भी आदमी या वैज्ञानिक जिस भी चीज़ का विकास करता है उसका नाम या तो उसी जगह के नाम पर या फिर किसी वैज्ञानिक के नाम पर जो रख दिया जाता है। जैसे कि
एक विज्ञानी थे एडवर्ड हफलव, उसने जो एल तरंगों की खोज की थी, तो उनका नाम जो एल तरंग या लव तरंगे रख दिया गया। ऐसे ही जो है रिक्टर स्केल की जो खोज की थी, इन्हें बनाया था, इनका रिसर्च किया था, विकास किया था, वो एक अमेरिका के विज्ञानी थे चार्ल्स रिक्टर। तो चार्ल्स रिक्टर के नाम पर इसका नाम रिक्टर स्केल रख दिया गया। इसमें जो है 0 से 9 तक डिजिट लिखे होते हैं। रिक्टर स्केल में एक अंक बढ़ने से भूकंप की तेजी, तीव्रता 10 गुना और ऊर्जा 32 गुना तक बढ़ जाती है। जो रिक्टर स्केल है, अगर इसमें एक अंक भी बढ़ गया, यानी मान लो अगर 5 पॉइंट में जो है भूकंप है, तीव्रता का भूकंप है, अगर 6 पॉइंट होगा तो मान लो कि भूकंप की जो है जो तेजी वो 10 गुना होगी और ऊर्जा जो 32 गुना होगी, यानी इतनी ज़्यादा जान माल की हानि इससे होगी। इस स्केल पर, यानी जो रिक्टर स्केल है, इस स्केल पर 2.0 यह 3 है, 3.0 की तीव्रता हल्का भूकंप, और जबकि 6.0 से अधिक शक्तिशाली भूकंप होता है। जो स्केल है, अगर इस पर 2.2 से 2 से 3 की तीव्रता का भूकंप है, डिजिट का भूकंप है, तो ये हल्का भूकंप माना जाएगा। अगर 6 डिजिट से ऊपर भूकंप जब पहुंच गया तो उसे शक्तिशाली विनाशकारी भूकंप माना जाता है। अब भूकंपों का प्रभाव, यानी भूकंप जो है वो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे सभी जानते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर एक क्वेश्चन आएगा तो खुद ही लिख लेंगे इसके बारे में, वो हम देखते भी हैं। और न्यूज़ में आजकल सुनते रहते हैं कि वहाँ पर भूकंप आया तो उससे जितना नुकसान हो गया, तो फिर भी थोड़ा सा हमने लिखा बताया कि भूकंप से क्या प्रभाव पड़ते हैं। भूकंपों से मानव सदैव प्रभावित होता रहा है, यानी मानव जो है भूकंपों से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अभी तक भूकंप से हम कुछ ऐसा जो टूल्स या आविष्कार नहीं कर सके हैं, कुछ किसी टूल्स का जिससे ये पता लगा सके कि भूकंप आने वाला है। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती अभी तक, कि हमने ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया कि जिससे कि भूकंप आए। तो भूकंप का हमें पता नहीं लगता, जिससे कि अचानक भूकंप आता है और जान माल की जो है हानि हो जाती है। तो भूकंपों के क्या प्रभाव पड़ते हैं? पहला प्रभाव है भूकंप से भू आकृति में परिवर्तन आ जाता है, जैसे भुज में अल्लाहबंद की रचना होना। जो पृथ्वी पर या भारत के किसी हिस्से में अगर भूकंप आएगा तो उससे क्या होगा, तो पृथ्वी की रचना वो जो भाग है उससे ही उलट पुलट कर देता है, कहीं कोई सा भाग ऊपर उठा देता है, कोई सा भाग जो नीचे उठा देता है। ऐसे गुजरात के भुज में एक भूकंप आया था, तो वहाँ पर उसने अल्लाहबंद एक जगह है तो उसका निर्माण कर दिया, जगह को जो है उसने उलट पुलट कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा तेज का भूकंप जो है भुज में, गुजरात के भुज में आया था। दूसरा जान माल का नुकसान, तो जान माल का नुकसान होता ही है। अगर किसी ऐसी जगह पर भूकंप आया जैसे कि नगर बसा हुआ है, बस्ती बसी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो वहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य की या जानवरों की मृत्यु होगी, और माल जो है वो भी, फैक्ट्री वगैरह बिल्डिंग वगैरह उसका भी नुकसान होगा ही होगा। भवनों, घरों, राजमार्गों, रेल की पटरी, पुल, नगर तहस नहस हो जाते हैं। भूकंप आया तो जो है भवन जो ढह जाते हैं, घर जो है वो टूट फूट गिर जाते हैं। जो हमने हाईवे बनाए हुए हैं, नेशनल हाईवे, वो जो है टूटे गिर जाते हैं। रेल की पटरी उखड़ जाती है और जो पूरा नगर जो है वो खंडर में बदल जाता है। महासागरों में भूकंपों से सुनामी आती है, जैसे 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी आई, 2 लाख लोग जो इससे मारे गए थे। महासागरों में अगर भूकंप आया तो उससे जो है महासागरीय लहर जो ऊपर उठेंगी और जो है वो सतह की ओर गति करेंगी। इससे क्या होगा कि जो सतह महाद्वीपों का जो सतह की तरफ किनारा आएंगे तो वहाँ का जो नगर है, जो चीज़ बसी हुई है वहाँ पर, उसे डुबो देगी, उसे तहस नहस कर देगी। जैसे कि 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, इससे 11 देश प्रभावित हुए थे, जिसमें भारत का पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये क्षेत्र भी, जो उड़ीसा यहाँ प्रभावित हुआ था। अंडमान निकोबार है भारत का, इसमें एक अंडमान निकोबार जो आइलैंड है भारत के, इसके द्वीप जो है वो भी गायब हो गए और आज तक बाहर ही नहीं आए वो। तो इस सुनामी से जो 2 लाख लोग मारे गए थे, 11 देश जो से प्रभावित हुए थे। तो अगर भूकंप जो है वो धरातल पर आए या पानी में आए तो नुकसान तो दोनों जगह से ही है। भूकंप, जमीन धस जाती है, ऊपर उठ जाते हैं। भूकंप आएंगे तो ज़मीन को धसा देगी और जो कहीं से ज़मीन को ऊपर उठा देती है, यानी इसकी संरचना ही चेंज कर देती है, कर देते हैं भूकंप। भूकंप से शॉर्ट सर्किट के कारण नगरों में आग लग जाती है। भूकंप आया, ट्रांसफार्मर्स में तार जो फैले हुए हैं उनमें जो शॉर्ट सर्किट होगा उसमें आग लग गई तो उससे जो है पूरे क्षेत्र में आग फैल जाती है। पानी के पाइप फटने से पानी भर जाता है। पानी नीचे नगरों में आजकल तो जो है ज़मीन के नीचे से जो पाइप लाइन जो है वो बिछ रही है, या फिर टंकी बना दी बड़ी बड़ी। भूकंप आया, टूट गए, पाइपें फट गए, टंकी जो बड़ी बड़ी फूट गई, तो उससे क्या होगा, सारे में पानी पानी वह आ जाएगा, बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। भूकंप की भविष्यवाणी, भूकंपों के बारे में अभी तक वैज्ञानिक ढंग से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, केवल पशु के व्यवहार के आधार पर कभी कभी भविष्यवाणी की जाती है। यानी अभी तो जो है वैज्ञानिक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना सके जिससे कि हम कह सके भूकंप आने वाला है, जो लोग जो अलर्ट हो जाए। लेकिन जो है कभी कभी
जो जीव जंतु हैं उनके जो है वो इस ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं जिससे कि वैज्ञानिक अंदाज़ा लगा लेते हैं या फिर और लगाया भी गया है कि भूकंप आने वाला है। जैसे चीन का एक उदाहरण है, चीन का एक हेयांग नगर है। चीन के हेयांग नगर में देखा गया कि बत्तखें पानी से बाहर आ गई, सांप बिलों से बाहर आ गए, मछली पानी से बाहर रेत पर फुदकने लगी, आकर कुत्ते भौंकने लगे, कुओं का पानी जो ऊपर चढ़ गया। इन लक्षणों को देखकर भविष्यवाणी की गई और अगले दिन भूकंप आया, पूरा नगर तबाह हुआ लेकिन जाने बच गई। चीन का जो हेचांग नगर है एक, वहाँ पर जो है देखा गया, लोगों ने भी देखा, वैज्ञानिकों ने भी देखा कि बत्तखें जो पानी से बाहर जो सूखे में आ गई, सांप जो बिलों के अंदर थे वो भी बाहर निकल आए, मछली जो पानी में रेत पे जो फुदकने लग गई, कुत्ते जो है वो भौंकने चालू हो गए, कुओं का पानी जो है नीचे था वो 3-4 किलोमीटर जो ऊपर चढ़ गया। तो इससे जो है हेचांग नगर के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो अलर्ट जारी कर दिया पूरे चीन के इस नगर में, हेचांग नगर में, कि जो है कोई जो है आपदा आने वाली है, तो जो सभी लोग जो है वो मैदानी इलाके में या सेफ इलाके में चले जाए। तो लोग जो है वहाँ से अपने घरों को छोड़ छोड़ कर सेफ इलाके में चले गए। तो अगले दिन इतनी तेज़ी का यहाँ पर भूकंप आया कि पूरा जो हेचांग नगर था वो पूरा खंडर में तब्दील हो गया, और लेकिन जो है लोगों की जानें जो है बचा ली गई थी। इसके बारे में तुम जो है यूट्यूब पर या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो हेचांग नगर भूकंप के बारे में। तो ये हमारा भूकंप का जो है पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो इसमें से कोई सा भी जो है वो आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले प्रीलिम्स में या मेंस में, उसका जो हम आसानी से कर लेंगे। इस क्लास को थोड़ा है ना स्पीड पे से तुम इसे वो कर लेना, स्लो, बिल्कुल स्लो जो है चला लेना। इससे क्या होगा, जो है समझने में आसानी होगी। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही जो है अपने जो है नोट्स बना लेना। ये तो जो मेरे बनाए हुए नोट्स थे, अब तुम्हें अपने नोट्स बना लेना घर पे जाके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ये स्क्रीनशॉट ले लो। प्रीलिम्स में, मेंस में, यूपीएससी में, पीसीएस में कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो अब कोई बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन यहाँ से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो है चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जो ऑन कर लो, जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो वो तुम तक पहुंच जाए। अभी लाइव क्लास नहीं चल रही, क्योंकि लाइव क्लास के लिए जो है वो एक वाईफाई की भी ज़रूरत है और एक कैमरा भी है, बोर्ड भी चाहिए। तो इतने कैपेबल तो मैं अभी होनी कि तुम्हें लाइव क्लासेस दे सकूं। लेकिन अभी रिकॉर्डेड क्लास जो है एक दिन छोड़ के, एक दिन, कभी कभी 2 दिन में भी कि नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, बुकों को खंगालना पड़ता है मुझे, और जो है फिर नोट्स एक एक जो है नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके टाइम लग जाता है। तो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद जो है क्लासेस जो है वो अपलोड की जाती है। तो बेल आइकन ऑन कर दो कि जब भी क्लास जो अपलोड हो वो तुम तक पहुंच जाए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो तुम, स्क्रीनशॉट ले लो तुम इसका। और जो है अभी तुम्हें कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बुक तुम्हारे पास है, अगर पढ़ रहे हो तो बुकों को जो है वो अभी साइड में रख दो, क्योंकि पहले क्लास ले लो, समझ लो, उसके बाद जो बुक पढ़ना, कोई सी बुक समझ तो बुक जो हलवा लगने लगेगी तुम्हें बिल्कुल कबाड़। और सोचो या गलती कर दी बुक लेना फ़ायदा नहीं था, कि बुकों का मेन कंटेंट जो है वो निकाल के वो तुम्हारे पास रख रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ो और चैनल को ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी क्लास पहुँच जाए जो है जो कोचिंग नहीं ले सकते, यहाँ तक कि बुक भी नहीं खरीद सकते। ये अपने नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स खुद बना करो। अपने नोट्स अपने हाथों से बनाए नोट्स से वो समझ आते हैं। और नोट्स ऐसे बनाओ जिसका एक एक वर्ड तुम्हें पता हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नोट्स ऐसे बनाओ ताकि जो है समझने में आसानी हो। और 3-4 पेज का जो है ये हमारा चैप्टर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्लास जो है कैसे लगी, और दूसरे लोगों को इसके बारे में बताएं। और अगर आप लोगों की दुआ रही तो जल्द ही हम जो है एक बहुत बड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है कोचिंग खोल लेंगे और लाइव क्लास हुआ करेगी। तो अपना ख्याल रखें, थैंक यू। और वेट करें हमारी दूसरी क्लास का। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब ये क्लासेस अपलोड हो वो तुम तक पहुंच जाए।